आज बात 60 के दशक के एक ऐसे सुपरस्टार की जिसके मासूम चेहरे और सादगी के पीछे मर मिटती थीं हजारों लड़कियां। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। बात एक ऐसे खूबसूरत नीली आंखों वाले अभिनेता की जिसके साथ काम करने के लिए अभिनेत्रियों में हो जाती थी लड़ाई, जिसकी शादी और बच्चों के बाद भी कई हीरोइंस के साथ अफेयर की खबरों से भरे रहते थे अखबार के पन्ने। आवारा हूँ या गर्दिश। एक ऐसा फिल्म मेकर जो बोल्ड सीन का था दीवाना, जिसने फिल्मों में कभी स्टूडेंट के सामने टीचर के कपड़े उतरवाए तो कभी हीरोइनों के भीगे बदन और कपड़े बदलते हुए सीन से रातों रात फैला दी थी सनसनी। एक ऐसा एक्टर जिसने अपने आप को नंगता का उपासक कहा, जिसने खुद ये बात कबूल की कि वो नहाता था अपनी माँ के साथ, जिसे बिना कपड़ों में देखने के लिए लड़कियां देती थीं भुने चने। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेट नहीं। अच्छा जी। आज बात एक ऐसे एक्टर डायरेक्टर की जिसने अपने बेटे को फेमस करने के लिए एक जवान अभिनेत्री के सामने खड़ा कर दिया था सर से पैर तक बिना कपड़ों के, जिसे देखकर उस एक्ट्रेस की निकल गई थी चीख। फेमस एक्ट्रेस से अफेयर के लिए मशहूर इस अभिनेता से तंग आकर बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई थी पत्नी, और पिता के सारे अफेयर्स के राज खोलकर खुद बेटे ने फैला दी थी सनसनी। बात एक ऐसे मशहूर अभिनेता की जो शादी के बाद भी पड़ गया था बेहद खूबसूरत अभिनेत्री नरगिस के प्यार में, जिसके साथ ब्रेकअप के बाद वो ऐसा टूटा कि शराब पीकर छुप छुप कर बाथरूम में रोता था और दागता था सिगरेट से हाथ। खुद पत्नी ने बताई थी सारी बातें। तुझसे मोहब्बत करके सनम हम तुझ। हालांकि ये ब्लैक एंड व्हाइट दौर का एक ऐसा सुपरस्टार था जिसने अपने दमदार अभिनय, गजब के निर्देशन से बॉलीवुड को वो ऊंचाइयां बख्शी जिसने हिंदी फिल्मों को पहुंचा दिया एक नई बुलंदियों तक। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी। एक ऐसा शोमैन जिसकी फिल्मों को सरहदों के पार भी खूब प्यार मिला, जिसकी फिल्म रिलीज होने पर रूस में लग जाती थी 1 किलोमीटर लंबी लाइन, और जिसे ऑफर कर दिया गया था रूस का राष्ट्रपति बनने को। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी। वो अभिनेता जिसकी फिल्मों ने रूस, हंगरी, पोलैंड, क्यूबा, चीन, जापान और अमेरिका समेत कई देशों में भारतीय फिल्मों को दिलाई थी एक नई पहचान, जिसकी फिल्म देखकर रूस के लोग भी हो गए थे ऐसे दीवाने कि भारत के प्रधानमंत्री से की थी खूब तारीफ। इतना ही नहीं, वहाँ के लोग आज भी गुनगुनाते मिल जाएंगे उनकी फिल्मों के गाने। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हिंदी फिल्म में बहुत बड़ा नाम और बहुत दिग्गज फिल्म मेकर होने के बावजूद भी एक डायरेक्टर ने उन्हें सरेआम सबके सामने जड़ दिया था जोरदार थप्पड़, और ये थप्पड़ मारना उस डायरेक्टर को पड़ा था इतना भारी कि उसे बेचना पड़ गया था अपनी जमीन और जायदाद। उड़ गए बालम, उड़ गए बालम। एक से बढ़कर एक गाने और फिल्म देने वाले इस अभिनेता को लेकर ऐसा क्या हुआ कि मशहूर गायिका लता मंगेशकर ने सबके सामने इनकी फिल्म में गाना गाने से कर दिया था इनकार। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। बात एक ऐसे दिग्गज कलाकार की जिसे अवार्ड देने के लिए राष्ट्रपति ने तोड़ दिए थे सारे प्रोटोकॉल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाए। लेकिन इस दिग्गज अभिनेता के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने जिंदा रहने के बजाय मर जाना चुना। तमाम सुविधाएं होने के बावजूद इसने डॉक्टर से क्यों कहा था कि मुझे मर जाने दो, और ये शब्द साबित हुए थे उनके आखिरी शब्द। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए। कोई और नहीं, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के महान कलाकार, निर्माता, निर्देशक, अपनी खूबसूरती और सदाबहार गानों के लिए पहचाने जाने वाले बॉलीवुड के शोमैन, लेजेंडरी अभिनेता राज कपूर की। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। कौन था ये अभिनेता
जो चेहरे से जितना ही मासूम नजर आता था, लेकिन उसकी फिल्में उतनी ही ज्यादा बोल्ड होती थी। कैसे तमाम सुविधाएं होने के बावजूद भी पिता की सख्ती ने इस अभिनेता को कर दिया था संघर्ष करने पर मजबूर। कैसे एक क्लैप बॉय को एक हरकत की वजह से मिल गई थी फिल्म, और कैसे तमाम फायदे नुकसान के बीच इस अभिनेता ने खड़ा कर दिया था फिल्मी दुनिया में ऐसा साम्राज्य जिसने भारतीय सिनेमा की तस्वीर और तकदीर बदल कर रख दी। इस वीडियो में राज कपूर साहब की हर छोटी बड़ी बात को आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे उनके कुछ ऐसे अफेयर्स की जो दुनिया के सामने आने से पहले ही छुपा दिए गए। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड सिने बायोग्राफी के इस एपिसोड में। यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर के ढक्की मुनव्वर शाह में एक हिंदू पंजाबी परिवार में हुआ था। राज कपूर के जन्म के समय पेशावर भारत का ही अंग था। उनके पिता का नाम पृथ्वीराज कपूर और माता का नाम रामसरणी देवी था। पिता पृथ्वीराज कपूर एक जाने माने थिएटर और फिल्म कलाकार थे। उन्हें हिंदी सिनेमा का पितामह माना जाता है। पृथ्वीराज कपूर के पिता दीवान बशेश्वर नाथ कपूर और दादाजी केशवमल कपूर थे। इन्हीं से कपूर खानदान की शुरुआत होती है, जो वर्तमान में हिंदी सिनेमा में सबसे बड़ा फिल्मी खानदान है। पृथ्वीराज एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में सहायक अभिनेता के तौर पर अभिनय किया था। अब इस बात से तो आप समझ ही गए होंगे कि राज कपूर में एक्टिंग का गुण पैदाइशी था और ये विरासत में ही मिल गया था। पृथ्वीराज कपूर के 6 बच्चों में राज कपूर सबसे बड़े थे। इसके अलावा 2 बच्चों की बचपन में ही मौत हो गई थी। बाकी 3 ही जीवित रह पाए थे, जिनमें थे शम्मी कपूर, शशि कपूर और एक बेटी उर्मिला सियाल। राज कपूर की तरह शम्मी कपूर और शशि कपूर ने भी फिल्मों में अपनी अलग पहचान और रुतबा कायम किया। जब देश का बंटवारा हुआ तो वो भारत आ गए। उन्होंने देहरादून की कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल और सेंट जेवियर कॉलेजिएट स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। राज कपूर ने महज 5 साल की उम्र में एक नाटक मृच्छकटिग में काम किया था। 10 वर्ष की उम्र में वो पहली बार पर्दे पर इनकलाब फिल्म में नजर आए, जो 1935 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता उनके पिताजी पृथ्वीराज कपूर और अभिनेत्री दुर्गा खोटे थीं। इसके बाद राज कपूर ने बाल कलाकार के रूप में छोटा मोटा रोल किया। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में गौरी और आफ्टर द अर्थक्वेक जैसी फिल्मों में भी काम किया। हालांकि उनके पिता उनको बाल कलाकार के रूप में ज्यादा नहीं देखना चाहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि शुरुआत में ही अभिनय की वजह से बड़े होने पर उन्हें फिल्मों में काम मिलना मुश्किल ना हो जाए। राज कपूर उन एक्टर्स में से हैं जिनके पिता का बड़ा नाम था और खुद का स्टूडियो भी था। बावजूद इसके उन्होंने खूब स्ट्रगल किया। यहाँ तक उन्होंने कई बार थप्पड़ भी खाए। कुछ लोगों ने तो उन्हें ये कहकर भगा दिया कि तुम एक्टिंग की दुनिया में रहने लायक ही नहीं हो। बात 1930 की है। बॉम्बे के सेंट जेवियर स्कूल में नाटक चल रहा था। इस समय राज कपूर की उम्र महज 6 साल की थी। उन्हें पादरी का एक छोटा सा रोल दिया गया था, जिसमें उन्हें पादरी का चोंगा पहनकर एक छोटा सा डायलॉग बोलना था। लेकिन समस्या ये थी कि वो पादरी का चोंगा छोटे से राज कपूर की हाइट के हिसाब से काफी बड़ा था। ये कॉस्ट्यूम इतनी बड़ी थी कि छोटे से राज कपूर बमुश्किल इसे संभाल पा रहे थे। अब उनकी बारी डायलॉग बोलने की थी। वो पूरे जोश के साथ कॉस्ट्यूम संभालते हुए मंच पर चढ़े और एक ही डायलॉग 2 बार बोल गए। उनकी लाइन बहुत छोटी सी थी, इसलिए वो दोबारा फिर से स्टेज पर आ गए और इस बार उनका पैर कॉस्ट्यूम में फंस गया। अब देखते ही देखते वो मंच पर गिर गए। बड़े लिबास में फंस कर गिरे इस मासूम से बच्चे को देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दर्शकों को तो खूब हंसी आई, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल को ये बहुत नागवार गुजरा। जैसे ही सीन खत्म हुआ और राज कपूर स्टेज के पीछे गए तो प्रिंसिपल ने उनकी गर्दन पकड़ ली और 2-4 थप्पड़ रसीद कर दिए। प्रिंसिपल इतना गुस्से में थे कि उन्होंने गरजते हुए कहा, तुम एक्टर हो? तुम्हारे पिता एक्टर हैं? मुझे तो लगता है तुम एक गधे हो। बाहर निकलो और दोबारा मत आना। ये वो पल था जब शायद वो एक ऐसे बच्चे को भगा रहे थे जो आने वाले समय में हिंदी सिनेमा की पूरी तस्वीर बदलने वाला है। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिसे एक्टिंग की वजह से थप्पड़ पड़ रहे हैं, वही लड़का आगे चलकर भारतीय सिनेमा का शोमैन कहलाएगा और दादा साहब फाल्के सहित कई अवार्ड अपने नाम करेगा। राज कपूर हिंदी सिनेमा के एक जाने माने अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे और उनका पूरा खानदान आज भी सिनेमा को समर्पित है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस खानदान का दूर दूर तक फिल्मों से कोई नाता नहीं था। एक समय पेशावर में राज कपूर के दादा और परदादा का बहुत बड़ा रुतबा था। गुलाम भारत के ल्यालपुर, जो अब फैसलाबाद है,
इसके पास स्थित समुद्री में दीवान मुरलीलाल कपूर तहसीलदार थे। उनका बेटा दीवान बशेश्वर नाथ कपूर इंडियन इंपीरियल पुलिस में ऑफिसर थे। उनकी पेशावर के किस्सा खानी बाजार में बड़ी सी हवेली थी। बशेश्वर नाथ कपूर राज कपूर के दादा थे। बशेश्वर नाथ ने बेटे पृथ्वीराज का दाखिला वकालत में करवाया। वे चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर एक नामी गिरामी वकील बने, लेकिन ये वो दौर था जब गुलाम भारत में विदेशी चलन के साथ साथ सिनेमा की नींव भी पड़ चुकी थी, जिसका मुख्य केंद्र बॉम्बे यानी अब का मुंबई था। पृथ्वीराज ने पिता के कहने पर वकालत तो शुरू की, लेकिन धीरे धीरे उनका मन उचाट होने लगा और नाटकों की तरफ झुकाव बढ़ गया। उन्होंने 1 साल में ही पिता को नाराज कर वकालत की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और एक्टिंग में हुनर आजमाने के लिए नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। साल 1923 में पृथ्वीराज कपूर की शादी महज 17 साल की उम्र में 15 साल की राम सरणी मेहरा से कर दी गई। शादी के चंद महीनों बाद ही पत्नी गर्भवती हो गई। बीवी के गर्भवती होते ही पृथ्वीराज कपूर ने भविष्यवाणी की कि उनकी पहली संतान लड़का ही होगा। एक रोज बच्चे के जन्म से पहले उन्होंने कागज के एक टुकड़े पर रणबीर राज लिखकर पत्नी के तकिए के नीचे रख दिया। ये वो नाम था जो पृथ्वीराज अपने होने वाले बच्चे को देना चाहते थे। 14 नवंबर 1924 को बेटे का जन्म हुआ। हालांकि किसी कारणवश उनका नाम रणबीर राज की जगह सृष्टिनाथ कपूर रखा गया। ये वही सृष्टिनाथ कपूर हैं चलकर दुनिया ने शोमैन यानी राज कपूर के नाम से जाना। राज कपूर उर्फ राजू के जन्म के 1 साल बाद पृथ्वीराज कपूर और राम सरणी मेहरा के घर बेटे रविंदर और उसके 1 साल बाद देवेंद्र का जन्म हुआ। 3 बच्चे हो जाने के बाद पृथ्वीराज कपूर ने 1927 की एक रोज फिल्मी दुनिया में हाथ आजमाने के लिए बॉम्बे जाकर बसने का फैसला कर लिया। पृथ्वीराज का फिल्मों में दिल लगता था, लेकिन उनके पिता इसके खिलाफ थे, क्योंकि वो मानते थे कि कपूर खानदान बेहद इज्जतदार है और उस समय नाच गाने को बहुत बुरा समझा जाता था। हालांकि पृथ्वीराज कपूर सिनेमा के प्रति इतने दीवाने थे कि वो पिता से बगावत करके सिनेमा में आए और अपने दम पर नाम कमाया। राज उर्फ राजू अपने दोनों भाइयों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। गहरी नीली आंखें, सफेद चमकदार चेहरा जिस पर पूरे समय लालिमा रहती थी। बच्चे को नजर न लगे इसलिए माँ नजर बट्टू लगाने के साथ साथ चेहरे को गीले कपड़े से पोंछ देती थी ताकि वो लाली नजर न आए। राज कपूर की खूबसूरती का आलम यह था कि वो जहाँ भी जाते लोग उन्हें ठहर कर देखने लग जाते थे। वो अपने पिता के साथ जिस स्टेज पर मौजूद होते वहाँ लड़कियाँ उन्हें घेर लेती थीं और उनके गाल लिपस्टिक से भर जाते थे। राज कपूर जितने ही खूबसूरत थे उतने ही शैतान भी, लेकिन उन्होंने बचपन में जितनी मस्ती की तो वहीं थोड़ा बड़े होकर उन्होंने उतना ही दुख और संघर्ष झेला। एक समय ऐसा भी आया जब एक के बाद एक उनके दोनों भाइयों की किसी न किसी बीमारी के चलते मौत हो गई। 2 भाइयों को खोने के बाद राज कपूर इतना टूट चुके थे कि जब सालों बाद उनके छोटे भाई शम्मी कपूर और शशि कपूर का जन्म हुआ तो 7 से 14 साल का गैप होने के चलते वो उन्हें बेटों की तरह प्यार करते थे। राज कपूर ने अपने पिता पृथ्वीराज कपूर से बहुत कुछ सीखा, या यूं कहना ज्यादा बेहतर होगा कि राज कपूर के लिए पहले गुरु उनके पिता ही थे। बेहद मशहूर और संपन्न होने के बाद भी पृथ्वीराज राज कपूर को आम जिंदगी जीना सिखाते थे ताकि राज आगे चलकर जमीन से जुड़े रहें और अपने दम पर किसी मुकाम तक पहुंचे। घर में लग्जरी कार होने के बावजूद भी राज ट्राम से स्कूल जाते थे। बचपन से ही राज कपूर को फिल्मों के प्रति दीवानगी थी और पिता ने भी ये नियम बना रखा था कि संडे के दिन दोनों बेटे सिनेमा देखने जाएंगे। राज बड़े थे इसलिए पैसे उन्हीं के हाथ में दिए जाते और वही ये डिसाइड करते कि कौन सी फिल्म देखनी है। एक बार की बात है, राज कपूर और उनके छोटे भाई शम्मी कपूर फिल्म देखने गए। माँ ने राज कपूर को 1 रुपया दिया। इन दोनों के साथ उनका नौकर भी गया। उस रोज थिएटर में काफी भीड़ थी। राज ने भाई को नौकर द्वारका के हवाले कर खुद टिकट लेने निकल गए। इसके बाद वो करीब 2 घंटे बाद बाहर आए और उन्होंने लटके हुए मुंह से कहा कि भीड़ के चलते कोई टिकट नहीं मिला। निराश होकर वो घर लौट आए। जब माँ ने ये बात सुनी तो उन्हें इसमें कुछ गड़बड़ नजर आया कि अगर टिकट नहीं मिला था तो राज को 2 घंटे कैसे लग गए वापस आने में। इसके बाद राज कपूर से जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्होंने ये बात कबूल की भीड़ के कारण 4 आने की सारी टिकटें बिक चुकी थी। वहाँ सिर्फ 12 आने की टिकट मिल रही थी। ऐसे में बचे हुए रुपए से वो सिर्फ 1 ही टिकट ले सकते थे। ऐसे में उन्होंने 12 आने की टिकट खरीद कर अकेले ही फिल्म गुलिवर्स ट्रेवल देख ली। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए और राज का प्रेम भी फिल्मों के प्रति गहराता गया और पिता पृथ्वीराज की तरह एक रोज वो पहुंच गए उन्हीं के पास ये कहने कि वो अब फिल्मी दुनिया में आना चाहते हैं। उन्होंने हिम्मत बढ़ाकर पिता से बात की और कहने लगे, मैं डिग्री तो ले लूंगा लेकिन बाद में आकर आपसे कहूंगा मेरी नौकरी लगवा दीजिए, क्योंकि मैंने आज तक बस यही सीखा है कि बाल कैसे बनाने हैं और स्टाइलिश कपड़े कैसे पहनने हैं।
इसलिए आप मुझे फिल्मों में काम करने दीजिए। बेटे की बात सुनकर पृथ्वीराज के आंखों में आंसू आ गए। उन्हें ऐसा लगा मानो ये अभी कल की ही बात हो जब वो अपने पिता से फिल्मों में आने के लिए गुजारिश कर रहे थे और उन्हें मना कर दिया गया था। पृथ्वीराज इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। इसके बाद पृथ्वीराज कपूर ने रंजीत स्टूडियो के मालिक चंदूलाल शाह को कॉल किया और बेटे को काम पर रखने के लिए कहा, लेकिन इसके लिए उन्होंने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त, बेटे राज कपूर को स्टूडियो की तरफ से कोई तनख्वाह न दी जाए, और दूसरी शर्त ये कि उसे स्टूडियो में दूसरे वर्कर्स की तरह रखा जाए, न कि पृथ्वीराज कपूर के बेटे के तौर पर। राज को फिल्मों से इतना प्यार हो चला था कि उन्हें झटपट वो सारी शर्तें मंजूर कर ली और एक बेहद संपन्न घराने और मशहूर पिता की औलाद होने के बावजूद वो निकल पड़े ऐसे सफर पर जहाँ उनके रास्ते में संघर्ष लिखा था। राज कपूर के एक अनाड़ी, एक आवारा, एक छलिया से शोमैन बनने तक का सफर आसान नहीं था। रंजीत स्टूडियो में राज को फर्श साफ करने और सामान इधर उधर रखने का काम मिला, लेकिन बाद में वो डायरेक्टर केदार शर्मा के असिस्टेंट बन गए। राज कपूर उन दिनों केदार शर्मा के लिए क्लैपर बॉय का काम किया करते थे और केदार शर्मा उस समय फिल्म विश कन्या बना रहे थे। यूँ तो इस फिल्म में राज कपूर का कोई रोल नहीं था सिवाय क्लैपर बॉय के, लेकिन इस फिल्म ने उनके करियर को एक नई दिशा दे दी, या यूँ कहें कि इससे उनकी फिल्मी दुनिया के सफर की शुरुआत हो गई। दरअसल शाम को इस फिल्म के दृश्य को फिल्माना था, लेकिन राज कपूर को वहां पहुंचने में देरी हो गई। उस समय उनकी आदत थी कि वो थिएटर में जाते ही पहले कांच में खुद को देखते थे, फिर बालों को संवारते थे। उस दिन राज कपूर की इस हरकत पर देरी हो जाने की वजह से केदार शर्मा ने गुस्सा होकर उनको थप्पड़ दे दिया। इस घटना पर राज कपूर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और एक शब्द तक नहीं बोला, लेकिन जैसे ही शूट पूरा हुआ तो केदार शर्मा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। केदार शर्मा को अपनी इस हरकत पर इतना बुरा लगा कि अगली सुबह वो राज कपूर के पास गए और उन्होंने अपनी अगली फिल्म नीलकमल में उन्हें हीरो का रोल देने का वादा किया। केदार शर्मा ने राज कपूर को जब हीरो का रोल ऑफर किया तो वो खूब रोए। जब शर्मा ने उनसे पूछा कि उन्होंने तो थप्पड़ रात को मारा था, वो अभी क्यों रो रहा है, तो राज कपूर ने जवाब दिया कि उनको रोना इसलिए आया कि एक डायरेक्टर ने उनको काम दिया है, इसलिए दिल भर आया। ये उनकी पहली फिल्म है और आज मेरा सपना पूरा हुआ है, इसलिए मुझे रोना आ गया। उन्होंने 1947 में केदार शर्मा की नीलकमल में बतौर हीरो अभिनय किया, जिसमें उन्होंने मधुबाला के साथ काम किया था। राज कपूर और मधुबाला के साथ जैसे ही फिल्म नीलकमल अनाउंस हुई, फाइनेंसर अपने पैसे वापस मांगने लगे। उनका कहना था कि उन्हें इस कास्टिंग पर भरोसा नहीं है, न हीरो को कोई जानता है और न हीरोइन को, फिल्म कैसे चलेगी। गुस्से में आकर केदार शर्मा ने अपना प्लॉट बेच दिया और फाइनेंसर के पैसे लौटाकर खुद फिल्म प्रोड्यूस की। 24 मार्च 1947 को रिलीज हुई फिल्म नीलकमल कुछ खास नहीं कर सकी और ये फिल्म सेमी हिट रही। इस फिल्म से राज कपूर को तो कोई खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद रिलीज हुई इनके फिल्में जेल यात्रा, दिल की रानी और चित्तौड़ विजय भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। यही वो समय था जब राज कपूर ने अपने करियर को नए सिरे से शुरू किया। साल 1948 में राज कपूर ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपने पिता की तरह अपने ही खुद के स्टूडियो आरके फिल्म की स्थापना की। उन्होंने पृथ्वी थिएटर से जो कुछ भी सीखा था वो सारा ज्ञान आरके फिल्म के स्टूडियो में लगा दिया था। अब वो समय भी आ गया था जब आरके फिल्म के बैनर तले उन्होंने अपनी पहली फिल्म आग बनाई और उस दौर में सबसे कम उम्र के फिल्म निर्देशक बने। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक के साथ साथ मुख्य अभिनेता का किरदार भी उन्होंने ही निभाया। इस फिल्म में उनके को स्टार नरगिस, कामनी कौशल और प्रेमनाथ थे। यह फिल्म काफी सफल रही। इसके बाद 1949 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म अंदाज में काम किया, जो बतौर अभिनेता उनकी पहली सफल फिल्म थी। इसी साल के अंत में उन्होंने बतौर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के रूप में आरके बैनर की अपनी पहली सफल फिल्म बरसात के बाद राज कपूर ने 50 के दशक में कई हिट फिल्में दी। राज कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री को अपने अभिनय से सजाने और संवारने का काम किया। एक के बाद एक फिल्में आने से उनके कैरियर की गाड़ी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन अब उनकी एक ऐसी फिल्म दुनिया में सामने आने वाली थी जिससे वे देश ही नहीं बल्कि दुनिया पर छा जाने वाले थे। 50 के दशक में उन्होंने आरके बैनर के तले पहली फिल्म आवारा बनाई। आवारा फिल्म के लिए निर्माता और निर्देशक दोनों का काम ही राज कपूर ने किया। इस फिल्म में पहली बार असली बाप बेटे की जोड़ी के रूप में पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर नजर आए। सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि इस फिल्म में बाल कलाकार के रूप में उनके छोटे भाई शशि कपूर ने भी काम किया था। इस फिल्म में राज कपूर के साथ नरगिस एक बार फिर रोमांटिक जोड़ी के रूप में नजर आई। आवारा फिल्म एक ऐसी फिल्म साबित हुई कि इसने राज कपूर को न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में स्टार बना दिया। रूस से लेकर तुर्की और अफगानिस्तान से लेकर चीन तक इस फिल्म का लोगों पर ऐसा असर पड़ा कि सबकी जुबान पर आवारा हूँ गाना छा गया। इस फिल्म से राज कपूर को मिली शोहरत का हाल ये था कि उस समय रूस के लोग भारत में दो ही व्यक्तियों के नाम जानते थे। पहला
पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा राज कपूर। इस फिल्म की सफलता के बाद जब उन्होंने विदेश का दौरा किया तो लाखों लोगों की भीड़ उनको देखने के लिए जमा हो गई और मुकेश द्वारा गाए गाने का आवारा हूँ को गाने लगे। इस फिल्म से राज कपूर और नरगिस की रोमांटिक जोड़ी के अलावा मुकेश की आवाज को भी खूब प्रसिद्धि मिली। इस तरह आवारा फिल्म उस समय की सबसे सफल फिल्मों में से एक गिनी जाने लगी। आवारा के अलावा श्री 420, चोरी चोरी, बरसात, अंदाज और आग जैसी फिल्मों ने राज कपूर को शोहरत की नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। 60 के दशक में जब राज कपूर बहुत सी सफल फिल्में दे चुके थे तभी उन्होंने अपने जीवन पर फिल्म बनाने की सोची और उनकी सोच का नतीजा था फिल्म मेरा नाम जोकर। राज कपूर इस फिल्म के लिए सब कुछ झोंक देना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने इस फिल्म के लिए हाई बजट प्रोजेक्ट शुरू किया और चीन और रूस से सर्कस टीमों को बुलाया। इस फिल्म में उस समय के सभी सुपरस्टार नजर आए, लेकिन इस फिल्म को लेकर जैसा राज कपूर ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। ये फिल्म इतनी बड़ी बन चुकी थी कि हिंदी फिल्मों में सबसे बड़ी फिल्म बनकर सामने आई। इस फिल्म को जितनी जल्दी समेटने की कोशिश की जा रही थी, फिल्म का समय और बजट उतना ही बढ़ता गया। जब फिल्म बनकर तैयार हुई और दर्शकों तक पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ जिसने राज कपूर को बहुत बड़ा झटका दिया। यह फिल्म दर्शकों के दिलों में जगह नहीं बना पाई और फ्लॉप साबित हुई। इतनी हाई बजट की फिल्म फ्लॉप होने की वजह से आरके प्रोडक्शन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब सभी को ऐसा लगने लगा था कि राज कपूर की इस गलती से उनका कैरियर डूब चुका है, जिससे अब उभर पाना नामुमकिन है। लेकिन हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान देने वाले राज कपूर की हिम्मत और उनकी क्षमता को कोई आंक नहीं पाया था। राज कपूर ने हार मानने के बजाय एक दूसरे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। ये फिल्म एक युवा प्रेम कहानी थी जिसमें वे अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने वाले थे। फिल्म का नाम था बॉबी और इस फिल्म से डिम्पल कपाड़िया के कामयाब कैरियर की शुरुआत हुई। मेरा नाम जोकर फिल्म से हुए घाटे से उभरने के लिए राज कपूर के पास ये आखिरी मौका था। अगर ये फिल्म भी फ्लॉप होती तो उनका कैरियर डूबना तय था। इसलिए राज कपूर ने कुछ ऐसा प्लान बनाया जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। राज कपूर ने इस फिल्म में जमकर हॉट सीन दिए। फिल्म की एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया के कई ऐसे सीन रिकॉर्ड किए गए जिसमें वो बिकनी पहने नजर आई। यहाँ तक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए फिल्म के पोस्टर पर भी डिम्पल कपाड़िया को लाल बिकनी में दिखाया गया। राज कपूर यही नहीं रुके बल्कि इस फिल्म को हर हाल में हिट करने के लिए उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर के सारे कपड़े उतरवा दिए। फिल्म के एक सीन में ऋषि कपूर को नंगा दिखाया गया है। सीन में ऋषि कपूर बिना तौलिया के होते हैं और अरुणा ईरानी उन्हें देखकर चिल्ला पड़ती हैं। ये सब उस दौर में किया गया जब ऐसा करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ये फिल्म 1973 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने इतना बिजनेस किया कि कंपनी के सभी घाटे पूरे हो गए। ये फिल्म न सिर्फ ब्लॉकबस्टर रही बल्कि एक ऐसी ट्रेंड साबित हुई जिसने रोमांस आधारित फिल्मों का नक्शा बदल दिया। इस फिल्म को बोल्डनेस का तो सहारा मिला ही, साथ ही साथ इसके हिट होने के पीछे गाए गए गाने भी शामिल थे। हम तुम एक कमरे में बंद हो, झूठ बोले कौवा काटे और मैं शायर तो नहीं गाने आज भी लोग पसंद करते हैं। तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं शायर तो नहीं मगर महज 25 लाख के बजट से बनी इस फिल्म ने 5.5 करोड़ का कलेक्शन किया और साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, 70 के दशक में फिल्म शोले के बाद बॉबी कलेक्शन के मामले में दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई। ऐसा नहीं है कि राज कपूर की इस फिल्म में दिखाया गया बोल्डनेस महज एक अपवाद था, बल्कि राज कपूर खुद को नंगता का उपासक कहते थे। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी राज कपूर वन एंड ओनली शोमैन में किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें इस बात का ख्याल कैसे आया। राज कपूर बताते हैं कि मेरे ख्याल से ये सब मेरी माँ संग मेरी इंटीमेसी की वजह से हुआ था, जो उस वक्त यंग और सुंदर वुमेन होने के नाते शार्प फीचर वाली थी। हम एक साथ नहाते थे और उन्हें नंग देखने के बाद मेरे दिमाग में इरोटिक ख्याल आते थे। उर्दू में एक शानदार फ्रेज है मुकद्दस उरियन, यानी पवित्र नंगता, जो इसे परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। मेरी फिल्मों में नहाने वाले सीन जरूर होते हैं। महिलाओं ने शुरुआत में ही मेरी यादों पर कब्जा कर लिया और वो मेरी फिल्मों में अपीयर होने लगी। इस तरह की बोल्डनेस सिर्फ बॉबी ही नहीं बल्कि सत्यम शिवम सुंदरम और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों में भी देखने को मिलती है। राम तेरी गंगा मैली का वो सीन कोई नहीं भूल सकता जहाँ मंदाकिनी सफेद साड़ी पहनकर झरने में नहाती नजर आई थी, जिसमें उनका भीगा बदन साफ झलकता है। फिल्म में ऐसे ही कई सीन है। सत्यम शिवम सुंदरम में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। जीनत अमान का भीगा बदन दिखाने में राज साहब पीछे नहीं रहे थे। इस फिल्म में शशि कपूर के साथ उनके कुछ इंटीमेट सीन भी थे। राज कपूर ने अपनी फिल्म संगम में वैजंती माला को साइन किया था और इसमें एक्ट्रेस ने पहली बार बिकनी पहनी थी। उनका बिकनी में पानी के अंदर वाला सीन उस समय काफी सुर्खियों में रहा था। ये फिल्म भी हिट हुई थी। इस
इसके अलावा राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में भी सिमी ग्रेवाल थी और इसमें ऋषि कपूर की टीचर दिखाई गई थी। एक सीन में वो कपड़े बदल रही होती हैं और ऋषि कपूर उन्हें चुपचाप से देख रहे होते हैं। यह सीन काफी चर्चा में रहा था। राज कपूर की फिल्मों में या तो हीरोइनों का नहाते हुए सीन होता था या कपड़े बदलते हुए। इन्हीं का जिक्र करते हुए राज कपूर ने कहा था कि उनके मन में बचपन की वो यादें बस चुकी हैं जहां वो अपनी मां को नहाते हुए देखते थे। बॉलीवुड के शोमैन उस बायोग्राफी में आगे बताते हैं कि बचपन में वो बहुत सुंदर थे। उनके पिता की एक्ट्रेस उन पर जान छिड़कती थी। वो लिखते हैं, मैं बहुत गोरा था, नीली आंखें थी। जब मैं स्टेज पर जाता तो मेरे पिता की एक्ट्रेस मुझे कडल करती थी। मुझे बहुत एक्साइटेड फील होता था, लेकिन मैंने बहुत जल्दी भावनाओं को छिपाने की कला सीख ली थी। मैं बहुत कम उम्र में बहुत जल्दी मैच्योर हो गया था। राज कपूर एक और किस्से का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि हम एक बार वेस्टर्न पंजाब गए थे, जो अब पाकिस्तान में है। गाँव में महिलाएं आग पर चना भूनती थी। मुझे याद है कि मैं चना खरीदने गया था। मैंने सिर्फ शर्ट पहनी थी, उसके नीचे कुछ नहीं पहना था। चना भूज रही महिला ने अजीब सी स्माइल दी और कहा, तुम्हें चने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी शर्ट ऊपर कर दो और दिखाओ। मैंने ऐसा ही किया तो वो महिला मुझे देखकर खूब हंसी। राज कपूर के परिवार का माहौल बहुत ही ओपन था और उन्होंने नंगता को कला बताया, लेकिन इन दावों के बीच एक बात ऐसी है जो सोचने पर मजबूर करती है। जिस नंगता और अश्लीलता को राज कपूर कला का नाम देते रहे, उस कला का प्रयोग उन्होंने दूर दराज से अपना कैरियर बनाने वाली लड़कियों पर ही किया। उन्होंने उन लड़कियों के कपड़े उतरवाए या भीगा बदन दिखाया जो अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहती थी, जबकि खुद राज कपूर का खानदान सिर्फ फिल्मी सितारों से ही भरा पड़ा था। लेकिन उन्होंने इस कला का प्रदर्शन कभी भी अपने घर की लड़कियों पर नहीं किया। यही एक बात है जो उनकी फिल्मों में दिखाई गई अश्लीलता को कला मानने से लेकर सवाल खड़े करता है। उन पर आज भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि क्या वो वाकई एक कला का प्रदर्शन करते थे या अपने अंदर की इच्छा पूरी करने के लिए वो अपनी फिल्मों में लड़कियों के कपड़े उतरवाते थे। राज कपूर कितना रंगीन मिजाज थे, इस बात को और बल तब मिलता है जब उनके बेटे ऋषि कपूर खुद इस बात को स्वीकार करते हैं। ऋषि कपूर अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि वो उन दिनों बेहद प्यार में थे। दुर्भाग्य से वो महिला मेरी मां नहीं थी। उनकी गर्लफ्रेंड उस समय आग, बरसात और आवारा जैसी फिल्मों के साथ इंडस्ट्री की लीडिंग लेडी थी। वो लिखते हैं कि नरगिस के साथ मेरे पिता का जब अफेयर हुआ तब मेरी उम्र काफी कम थी। मुझे इस बारे में ज्यादा याद नहीं है। मुझे याद है कि घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही, लेकिन मेरे पिता के शादी के बाद भी हीरोइन से संबंध रहे। हालांकि राज कपूर और नरगिस का रिश्ता नहीं चल पाया। साल 1956 में आई फिल्म चोरी चोरी में राज और नरगिस ने आखिरी बार काम किया। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। जब नरगिस और राज कपूर का ब्रेकअप हुआ तो राज एकदम टूट चुके थे। इसका जिक्र खुद उनकी पत्नी ने किया था। उनकी पत्नी कृष्णा कपूर बताती हैं कि कई रातों तक राज कपूर देर रात घर लौटते थे। उन्होंने बहुत शराब पी रखी होती थी। वो सिगरेट से अपना हाथ दागते थे। वो अपने टब में लेटकर बुरी तरह रोया करते थे। मुझे पता था कि वो नरगिस के लिए रो रहे हैं। नरगिस के अलावा राज कपूर के रिश्ते की खबरें वैजंती माला और जीनत अमान के साथ भी खूब चर्चा में रही। वैजंती माला के साथ राज कपूर का सीरियस रिलेशनशिप रहा। मीडिया में ये बात भी सामने आई कि राज कपूर ने वैजंती माला के साथ गुपचुप शादी कर ली है। हालांकि जब वैजंती माला से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इसे केवल पब्लिसिटी स्टंट बताया था। वैजंती माला ने कहा था कि यह फिल्म को प्रमोट करने के लिए पब्लिसिटी स्टंट किया गया था। इस पर भी ऋषि कपूर लिखते हैं कि मुझे याद है कि जब मेरे पिता के वैजंती माला के साथ संबंध थे तो हमें मरीन ड्राइव पर अपनी मां के साथ होटल में जाना पड़ा था। इसके बाद हम 2 महीने तक चित्रकूट में एक अपार्टमेंट में रहते थे। मेरे पिता ने ही मेरी माँ और हम बच्चों के लिए अपार्टमेंट खरीदा था। वो मेरी माँ को खुश करने के लिए जो कर सकते थे वो किया, लेकिन मेरी माँ वापस आने को तैयार नहीं थी जब तक वैजंती माला के साथ रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि राज कपूर के पिता ने उनकी शादी 22 साल की उम्र में ही 1946 में कृष्णा कपूर से कर दी थी। फिल्मों में स्टार बनने से पहले ही राज कपूर शादीशुदा थे, लेकिन उनके अफेयर से उन दिनों अखबार के पन्ने भरे रहते थे। तमाम शोहरत और नाम कमाने के बाद भी राज कपूर में एक ऐसी बात थी जो उन्हें औरों से अलग बनाती थी, और वो थी सादगी। उनकी बेटी ऋतु नंदा बताती हैं कि राज कपूर जिस भी होटल में ठहरते थे उसके पलंग का गद्दा जमीन पर खींचकर बिछा लेते थे। इसकी वजह से वो कई बार मुसीबतों में भी फंसे। लंदन के मशहूर हिल्टन होटल में जब उन्होंने ये हरकत की तो होटल के प्रबंधकों ने उन्हें चेताया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने दोबारा वही काम किया तो उन्होंने उन पर जुर्माना लगा दिया। वो 5 दिन तक उस होटल में रहे और उन्होंने खुशी खुशी पलंग का गद्दा जमीन पर खींचने के लिए रोज जुर्माना दिया। राज कपूर को अपने पूरे करियर में 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 11 फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने पद्म भूषण, 1988 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब वो सिरी फोर्ट
ऑडिटोरियम में पुरस्कार लेने पहुंचे तो उन्हें दमे का जबरदस्त अटैक पड़ा। जब उनके नाम की घोषणा हुई तो वो इतनी तकलीफ में थे कि खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। राष्ट्रपति वेंकटरमण सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए मंच से खुद नीचे उतर कर आए और उन्होंने राज कपूर को सम्मानित किया, लेकिन तब तक उनकी तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। आनंद फानन में उन्हें कुछ लोग बाहर ले गए। राज कपूर को राष्ट्रपति की ही एम्बुलेंस में एम्स ले जाया गया। जब स्ट्रेचर आई तो राज कपूर ने उस पर लेटने से मना कर दिया। उनको एम्बुलेंस में बैठाया गया। ड्राइवर बहुत तेज चला रहा था। एक बार जब उसने ब्रेक लगाया तो राज कपूर गिरते गिरते बचे। राज कपूर ने चिल्लाकर ड्राइवर से कहा, भाई धीरे चलाओ, मारोगे क्या। अब वो एम्स पहुंच चुके थे। हालांकि अब उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ था। उन्हें वहां देखने मशहूर अभिनेता कमल हासन पहुंच गए। राज कपूर ने उनसे थोड़ी बात की, लेकिन तभी उनकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी। अब डॉक्टर ने तय किया कि उन्हें आईसीयू में ले जाया जाए, लेकिन उनकी तबीयत लगातार और बिगड़ती जा रही थी। अब उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि कुछ गड़बड़ है। वो बोले, मुझे आराम नहीं आ रहा है, मुझे लगता है अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, लेट मी डाई। इतना कहने के बाद ही वो कोमा में चले गए। पूरे 1 महीने तक वो इसी हालत में रहे और 2 जून 1988 को रात 9 बजे वो इस दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा के लिए कहीं दूर चले गए। दोस्तों, ये थी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के शोमैन राज कपूर जी की कहानी, जो जब तक जिए जिंदा दिली से जिए। कई विवादों के साथ साथ उन्होंने हिंदी सिनेमा में ऐसे प्रयोग किए जो मील का पत्थर साबित हुए। आज राज कपूर का नाम लिए बिना बॉलीवुड का नाम लेना बेईमानी होगी। राज कपूर के आज भी कई ऐसे गाने हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गए, जो हर पीढ़ी को पसंद आते हैं। बॉलीवुड सिने बायोग्राफी की पूरी टीम महान लेजेंडरी एक्टर को श्रद्धांजलि देती है। बॉलीवुड में कई महान फिल्म, गाने और विवादों को जन्म देने वाले राज कपूर के बारे में आप क्या सोचते हैं? आज इतने साल गुजर जाने के बाद आप राज कपूर साहब को किस तरह याद करते हैं? उनकी कौन सी फिल्म और कौन सा गाना आपके दिल के करीब है, ये हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगे किसी और फिल्मी शख्सियत के ज़िंदगी के कुछ खट्टे मीठे पल लेकर। फिलहाल आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।